आवाज एंटरप्रेन्योर के नए साल के ताजा तरीन शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हर्षदा की जगह मैं ही हूं आपका होस्ट। हम आपको इस शो में नए नए बिजनेस आइडियाज देते हैं, साथ ही बिजनेस को बड़ा करने का हर मुमकिन तरीका भी बताते हैं। आज हम डिजिटल मैपिंग में तैयार हो रही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर नजर डालेंगे। डिजिटल मैपिंग आज भले ही हमें सुनने में आम लगे, लेकिन समय से काफी पहले, करीब 20 साल पहले इस कारोबार में क्षमता दिखी राकेश वर्मा को। मैप माई इंडिया कंपनी के जरिए डिजिटल मैपिंग को अंजाम देने के साथ साथ आज उनकी कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ रही है। इस क्षेत्र में अपना नाम बना चुकी है। मैप माई इंडिया की बिजनेस जर्नी पर नजर डालते हुए आइए जानते हैं डिजिटल मैप बिजनेस का ताना बाना। ये है राकेश वर्मा। अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी से इनके करियर की शुरुआत हुई। करीब 22 साल पहले यानी 1992 में भारत आकर खुद के कारोबार का सपना राकेश ने देखा। भविष्य की जरूरत समय से पहले भांपते हुए भारत के नक्शे को डिजिटल ले जाने का शिवधनुष राकेश ने उठाया। इतने विशाल देश की हर गली नुक्कड़ का डिजिटल मैप बनाना वाकई काफी लंबा और महंगा प्रोसेस था। पूरे देश का डिजिटल मैप बनाने के लिए मैप माई इंडिया की टीम को 15 साल का समय लगा और इस बीच कंपनी कस्टमर फंडेड मॉडल के बेस पर रेवेन्यू कमाते हुए डिजिटल मैप प्रोडक्ट को डेवलप करती रही। हमारा वो पहला 10 से 15 साल कस्टमर फंडेड मॉडल पर हमने शुरुआत की। ये देखा कि कस्टमर से हमें कुछ न कुछ प्रोजेक्ट्स मिलता रहे जिसके हेल्प से हम अपना मैप बनाते चले, और उसमें ख्याल यही था कि हम वही काम कस्टमर का लें जिससे हमारे मैप में कुछ बढ़ोतरी मिले, मैप आगे बन पाए। मैप बनाने के इस कारोबार में मैप माई इंडिया का पहला कस्टमर विदेशी ब्रांड कोका कोला था। भारत में लगने वाले कारोबार में भौगोलिक जानकारी के लिए कोक ने मैप माई इंडिया की मदद ली। उस समय वो बिजनेस जो जनरेट हो रहा था वो मैप रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स होते थे, जिससे कि हमें रेवेन्यू भी मिले, कस्टमर्स भी मिले। जैसे पहला कस्टमर हमें सबसे पहले मिला था कोका कोला। अब कोका कोला जो भी काम करना चाह रहा था ज्योग्राफी रिलेटेड, मैप रिलेटेड, उनकी इच्छा हो रही थी कि हम मैप कितना जल्दी बना पाए, और उनके रेवेन्यू बिकेम द फंड्स फॉर अस टू कीप प्रोग्रेसिंग। डिजिटल मैप बनाने का काम शुरू ही था तब 2005 में कंपनी ने मैप माई इंडिया का डिजिटल मैप पोर्टल लॉन्च किया। पहली बात तो है, जब 1994-95 में स्टार्ट किया तो ये एक पैशन था। हमें डेफिनेटली इस तरह का विजन था कि एक न एक दिन डिजिटल मैप की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी, जो आज सब समझते हैं। 2004-05 समय में हमने सोचा कि अब इसे कंज्यूमर के पास कैसे ले जाए, तो 2004 में हमने mapmindia.com मैप पोर्टल बनाया भारतवर्ष के लिए, जो इंडिया का पहला पोर्टल था। उस समय और कोई भी दुनिया के किसी कंपनी ने हिंदुस्तान के लिए इंटरनेट मैप पोर्टल नहीं बनाया था। GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी डिजिटल मैप बनाने का काम पूरा होते देख कंपनी ने मैप से संबंधित दूसरे प्रोडक्ट डेवलप करने पर फोकस बढ़ाया और साल 2007 में GPS नेविगेशन डिवाइस को लॉन्च किया। इस डिवाइस के बल्क सेल के लिए कंपनी ने सभी लीडिंग ऑटो ब्रांड्स के साथ टाई अप किया। मारुति, GM, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BMW, Hyundai, मित्सुबिशी, फोर्ड, जगुआर, लैंड रोवर जैसी कार्स में मैप माई इंडिया की नेविगेशन डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इन हैंडहेल्ड GPS नेविगेशन डिवाइसेस और इन कार नेविटेनमेंट सिस्टम्स को ग्राहकों ने काफी पसंद भी किया। कंज्यूमर्स ही हमारे सबसे बड़े साथी रहे। जिस तरह का उनसे एनकरेजमेंट मिला 2007, 8, 9 में, हमें लगा कि हम सही रास्ते पर हैं और इसको और कैसे अच्छे से अच्छे रूप में कंज्यूमर्स को दें। इसके बाद अगला पड़ाव था नेविगेशन सिस्टम को स्मार्टफोन के माध्यम से हर आम ग्राहक तक पहुंचाने का। मैप माई इंडिया के मोबाइल ऐप iOS, एंड्रॉइड, विंडोज और ब्लैकबेरी जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स के फोन और टैबलेट्स पर काम करते हैं। स्मार्टफोन की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते कंपनी ने इसमें प्रोडक्ट की लंबी रेंज ग्राहकों के लिए लॉन्च की, जैसे मैप माई इंडिया लोकेट, मैप माई इंडिया मैप्स, मैप माई इंडिया रीच मी, मैप माई इंडिया एक्सप्लोर। हाल ही में लॉन्च हुआ नेवी मैप्स देश का पहला ऐसा मोबाइल ऐप है जो हाउस एड्रेस डेटा के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसी नेबरिंग कंट्रीज के इंटरनेशनल मैप्स और 10 भारतीय भाषाओं में वॉइस गाइडेंस देता है। नेवी मैप्स जो है ये एक कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन है, ऐप है, जो
जिसको कहते हैं कि इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। फिर हमने स्ट्रैटेजी ये सोचा कि कुछ स्मॉल एप्स होने चाहिए जो कंज्यूमर जस्ट उसी पर्पस के लिए यूज करे। उसी ख्याल में रखते हुए हमने लोकेट ऐप निकाला। उसके पीछे हमारा ख्याल ये था, स्ट्रैटेजी ये था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक, और दूसरा आपके फील्ड फोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, जब लोग रोड पर हैं तो वेदर देयर सेफ्टी और सिक्योरिटी, और वो अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, जहां जाना है वहां जा रहे हैं कि नहीं, यह सोचकर हमने लोकेट एप्स निकाला। 1994 में महज 1 लाख के निवेश से शुरू किया गया मैप माई इंडिया पिछले 6-7 सालों में 800% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। इस साल कंपनी ने 40% ग्रोथ हासिल की। पिछले 10 सालों से कंपनी ने नेक्सस, कॉलकॉम वेंचर्स, जनरेन और लाइटबॉक्स वेंचर्स जैसे वीसी से फंडिंग रेज की है। राकेश के मुताबिक यहाँ कारोबार के अनगिनत मौके बन रहे हैं। इन मौकों का फायदा सही तरीके से उठाने से कामयाबी जरूर हासिल होगी। नए एंटरप्रेन्योर के लिए अगेन मैं जॉन मलिन्स की एक बात कहूंगा, जो एक अपने किताब में बड़े अच्छे से लिखा है कि एक एंटरप्रेन्योर अगर लॉन्ग हॉल की बात सोचता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि कुछ भी बनाए तो उसका एंट्री बैरियर कितने सालों तक रहेगा। डिजिटल मैप बना के उसको मेंटेन करना डेफिनेटली हैज अ लॉट ऑफ एंट्री बैरियर। कोई आज शुरू कर भी दे तो कल उसको मेंटेन करने की क्षमता भी रखनी पड़ेगी उसे। लेकिन डिजिटल मैप बनाना ही इनफ नहीं है, डिजिटल मैप के ऊपर बहुत सारे एलबीएस के प्रोडक्ट और सर्विसेज बन सकते हैं, बन रहे हैं। मैं तो हर एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करूंगा कि कुछ भी, किसी भी तरीके का वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है उसमें बैकएंड में डिजिटल मैप का यूज करे, उसका प्रोडक्ट यूजफुलनेस बहुत ही बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन होने वाले बदलावों को अपनाते हुए कंपनी रिटेल पार्टनर्स के साथ मिलकर कई नए प्रोडक्ट डेवलप करने की तैयारी कर रही है। साथ ही ग्लोबल मार्केट्स में कदम रखने के लिए प्रोडक्टिविटी, अपडेट्स और मेंटेनेंस के फ्रंट पर मजबूती लाने पर कंपनी भविष्य में कोशिश करेगी। वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। चलिए, अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। आगे बात करेंगे कि मैप माई इंडिया के निवेशक लाइटबॉक्स टेक फंड के सिद्धार्थ तलवार से, और आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। डिजिटल मैपिंग जैसे टेक बिजनेस में निवेशकों को भी पहले से ही पूरा भरोसा था, इसीलिए समय समय पर मैप माई इंडिया को वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग मिलती रही। अब इस सेक्टर पर निवेशकों का नजरिया जानते हैं, और इसके लिए हमारे साथ है मैप माई इंडिया के निवेशक लाइटबॉक्स के पार्टनर सिद्धार्थ तलवार, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत है आपका। लाइटबॉक्स एक टेक्नोलॉजी फंड है जो अर्ली स्टेज कंज्यूमर टेक्नोलॉजी बिजनेस पर फोकस रखता है। अब तक लाइटबॉक्स ने इनमोबी, क्लियरटिप, नौकरी.com, ग्रीन डस्ट जैसी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। मैप माई इंडिया, जिनकी बिजनेस जर्नी अभी अभी हमने देखी, आपने इसमें भी निवेश किया है। तो आपको क्या खासियत दिखी मैप माई इंडिया की टीम में जो आपने आगे बढ़कर इसमें निवेश किया? तो मैप माई इंडिया में एक सबसे जरूरी जो चीज है कि जो फाउंडर्स थे उनका अंडरस्टैंडिंग मैप्स के बारे में और कार्टोग्राफी के बारे में बहुत अच्छा था। उनकी सबसे जरूरी चीज थी कि वो मैप्स जानते थे और क्या करना है मैप्स के बारे में, मैप्स बनाने के लिए। ये बहुत जरूरी काम है इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इंडिया ने मैप, अपने देश का मैप अभी तक फुली प्रिपेयर नहीं किया है। राइट। तो डिजिटल मैप और उससे जुड़े कारोबार को मार्केट, जो उसका मार्केट है, वो आपको कितना बड़ा दिख रहा है? और खास तौर पे ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट हैवी बिजनेस है, तो क्या यहां पर छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए भी कोई मौका है, अपॉर्चुनिटी है? आज के दिन हर स्टेट इंडिया में सोच रहे हैं कि हम जीपीएस डाले गाड़ियों में, पब्लिक गाड़ियों में, ट्रक्स में, बसेस में, टैक्सियों में। वो हमने देखा भी नहीं है। अगर वो हर स्टेट करेगा, और हरियाणा, पंजाब, यूपी सब सोच रहे हैं अभी और देख रहे हैं अगर करे कि नहीं। और वो तो खाली 3 स्टेट है, सारे स्टेट सोचेंगे। और अभी सेफ्टी के बजाय तो
और एक्सीडेंट के बजाय ये देख रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है। हर गाड़ी जो जिनको लाइसेंस चाहिए, स्टेट का लाइसेंस चाहिए, उनमें जीपीएस होना ही होना है। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा वो मार्केट है। उसके ऊपर कितने लोग आज इस्तेमाल करते हैं ऐप, मैप के एप्स। तो मार्केट बहुत बड़ा है। मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, मगर आप सोच सकते हो कितना बड़ा वो मार्केट है और कितना पोटेंशियल है उस मार्केट का। जी, तो फिलहाल इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में जो हलचल दिख रही है, तो कई इनोवेटिव टेक वेंचर्स सामने आ रहे हैं, तो क्या इसे एक नए एरा की शुरुआत कही जा सकती है? अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है हमारे कंट्री में, कितने लोग के पास अपॉर्चुनिटी, कंज्यूमर के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ खरीदने के लिए, whether that's clothes or food or everyday items, अपॉर्चुनिटी था ही नहीं। और आज आप कहीं भी रह सकते हो और कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ये इतना बड़ा चीज है इन अ कंट्री, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही नहीं था। और अगर हम उनको पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी दे सकते हैं कुछ खरीदने के लिए, अगर अपॉर्चुनिटी हो एंटरप्रेन्योर के पास जहां पैसा मिले उनको। रिमेंबर, हमारे कंट्री में वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम था, क्योंकि कहां से पैसा मिलेगा लोन लेने के लिए? बैंक्स कम देते हैं, अगर छोटे लोग को तो सबसे कम देते हैं। और वो भी कोलैटरल के साथ। और यहां आ गए हैं वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स, जो बोल रहे हैं कि देखो हम आपके एक थोड़ा सा कंपनी लेंगे, ज्यादा कंपनी लेंगे जो भी हो, और आपको पैसा देंगे, फिर आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सिद्धार्थ, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, वो है 4G। क्योंकि 4G आने के बाद किस तरह के बदलाव जो हम उम्मीद कर रहे हैं, आपको लगता है आएंगे, बहुत फास्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन, और क्या अब और ज्यादा टेक स्टार्टअप देखने को मिलेंगे? जितना चेंज 2014 में हुआ है, आई डोंट थिंक कोई इमेजिन कर सकता था। और 2015 में जितने स्टार्टअप्स हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं जिनने पैसा रेज किया है, वो सब स्पेंड होगा 2015 में। जितने इन्वेस्टर्स पहले दफा पैसा डाला है 2014 में, वो और डालेंगे 2015 में। जितने लोग वहां घर में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं अगर इन लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, वो और आएंगे और निकलेंगे 2015 में। आई थिंक लैंडस्केप जो हम देखेंगे हर साल बिल्कुल बदल जाएगा। राइट। सिद्धार्थ, आजकल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंडियन स्टार्टअप स्पेस में इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को और कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि ऐसे और निवेशक यहां आने का मन बनाए? हमें 2-3 चीज अब करना पड़ेगा। एक, हमारे जो ट्रस्टवर्दीनेस, जो हम फील करें कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं कंट्री में, वो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है इस सेक्टर में। जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम है, जहां एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, फैमिली बिजनेसेस नहीं है, ये पार्टनरशिप्स हैं जहां लोग ने पैसा डाला हुआ है, वो सब कॉन्फिडेंस देता है आउटसाइड इन्वेस्टर्स को। दूसरी चीज है कि हम अब इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए लोग को, इन्वेस्टर को भी और एंटरप्रेन्योर को। ये कॉन्ट्रैक्ट्स फेयर बनना चाहिए, सब लोग को इक्वल प्लेटफॉर्म में लाना चाहिए। बाहर देश में क्या हुआ है, क्या व्हाट वर्कड, व्हाट डिडंट वर्क, और यहां लाना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना चाहिए उस इकोसिस्टम के लिए, और वो खाली हमें बेनिफिट करेगा। राइट। चलिए सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को अपना बेशकीमती सलाह देने के लिए। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आगे लेंगे मजबूत लीडरशिप बनाने के स्मार्ट टिप्स। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। एक कामयाब बिजनेस बनाने के लिए आइडिया, टीम, प्रोडक्ट, सेल्स, मार्केटिंग, इन सभी चीजों को एक साथ बांधकर आगे की राह दिखाने वाला
लीडर यानी कैप्टन ऑफ द शिप का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। लीडरशिप क्वालिटीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। सबसे पहले जो लीडरशिप क्वालिटी है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। इनफैक्ट ये तो मेक और ब्रेक क्वालिटी है। अगर आप जो है आगे से लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं करें या आप खुद एक मिसाल नहीं कायम करें तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कभी फॉलो नहीं करेंगे। आप ये नहीं बुलाएंगे, अरे भाई इधर आओ, ये ऐसा कर दो, अरे ऐसे नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं होता तो ऐसे करता। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको करके एक बार दिखाना है वो। लेकिन आपने उसको एग्जाम्पल सेट नहीं किया, आप कहते हैं कि अरे लोगों को आप टाइम पे आ जाइए, आप क्यों नहीं आए, और आप खुद जो है लेट पहुंचते हैं, तो ये जो है एग्जाम्पल आप गलत सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है लीड बाय एग्जाम्पल, जो आप खुद के ऊपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप करते हैं वही चीज आप एक्सपेक्ट करें जो है अपने लोगों में। दूसरा जो पॉइंट है वो है पैशन। हर लीडर में आपने ये देखा होगा एकदम जबरदस्त एनर्जी और पैशन टू डू समथिंग विच इज लार्जर देन लाइफ। नेक्स्ट चीज है जो है बीइंग ऑर्गेनाइज। ये थर्ड पॉइंट है। सबसे बड़ा बीमारी आज की तारीख में अगर आप देखें तो ये होती है बीइंग अनऑर्गेनाइज। इनफैक्ट मैं अपने लाइफ में खुद ही कई बार कई मुश्किलें से गुजरा हूं क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज अपने आप को सही नहीं रखा। एज अ बिजनेस पर्सन अगर आपने खुद को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि आप खुद को अनऑर्गेनाइज रखें। आपके टेबल पे कितना क्लटर होता है अभी देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आप ऑर्गेनाइज हो या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो चौथा पॉइंट आता है वो है डेलीगेशन। आप डेलीगेट करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी है आज बिजनेस में। हर लीडर ये सोचता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं ये काम कर सकता, जो सबसे बड़ा कॉज है कि आप डेलीगेट नहीं करते हैं। अगर आप डेलीगेट करना शुरू करेंगे, आपको एक बहुत ही जबरदस्त टाइम अवेलेबल होगा अपने आप के लिए और आपके खुद के काम के लिए। डेलीगेशन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों पे। ट्रस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपने उनकी कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं की है और आपने उनको मौका नहीं दिया है या उनको रिस्क लेना का मौका नहीं दिया है। आपने तो रिस्क ले लिया और उसकी वजह से आप सीखें, तो क्यों ना आपके एम्प्लॉयज को भी उतना रिस्क आपको देना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ लर्निंग। और आप डेलीगेशन नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस हमेशा छोटा होगा। ओनरशिप लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ड्राइव करना, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ओनरशिप लेना चालू करेंगे और जिस तरह से आप ओनरशिप बताते हैं उसी तरह आपके एम्प्लॉयज भी ओनरशिप लेंगे उनके काम में। छठे नंबर पे है ऑल ग्रेट लीडर्स कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली। नाउ कम्युनिकेशन डजंट मीन वेरी गुड लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज तो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, लेकिन जो भी लैंग्वेज यूज करें, हर गुड लीडर जो है इस तरह से कम्युनिकेट करता है कि दिल को छू जाए बात को। और आप वो कर सकते हैं अगर आपने उस पर्सन में एक लार्जर देन व्हाट ही इज डूइंग उसका पर्पस बता दिया। एक लार्जर पर्पस से काम करना, वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं आपके साथ, वो अगर उन्हें आपने उजागर कर दिया तो उससे उसकी जो मोटिवेशन है वो एक डिफरेंट लेवल की हो जाएगी। नो योर पीपल। अक्सर मैं देखा हूं एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन अमुक लोगों के साथ क्लोज होंगे या उनकी लॉयल्टी के वजह से उनको स्पेसिफिक काम देंगे या उनसे सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको ये पता ही नहीं है उनके चैलेंजेस क्या है। आपको ये पता ही नहीं वो किस तरह ट्रैवल करके आपके ऑफिस तक आते हैं। आपको ये पता ही नहीं है उनके लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या हो रहे हैं और उसको किस तरह वो टैकल कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ही एजेंडा के साथ रहोगे तो आप जो है एक पोजीशन से बात करें, इंसान या पर्सन से नहीं बात कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज को अगर आप समझना नहीं चाहेंगे या जो भी रीजन की वजह से आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो है सबसे बड़ी लीडरशिप क्या बोलते हैं बैड क्वालिटी है। तो अगर आप एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग बेटर करें तो ये वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल लीडरशिप क्वालिटी है।
तो आवाज एंटरप्रेन्योर में आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें फेसबुक पर जरूर बताइए, और अगर आज का एपिसोड आप किसी कारण से पूरा नहीं देख पाए हैं तो यूट्यूब पर जाकर इसे जरूर देखिए। तो अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।